नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अपनी एजीटीए की तैयारी हम सभी लोग कर रहे हैं निरंतर। हालांकि उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है थोड़ा लेट लतीफ़ चल रहा है। खैर, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें दोस्तों। तो हमने कभी करीब जो कृषि प्रसार के करीब जो हमारी सीरीज़ चल रही है प्रश्नों की, उसमें हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन कर लिए थे दोस्तों। तो उसी को थोड़ा पहले रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ पिछले क्वेश्चंस पर अपने नज़र डालें, जैसे कि चैनल की बात की गई थी कि चैनल में संदेश को भेजने से पहले उसका रखरखाव किस प्रकार करते हैं। इसकी बात की जा रही है, यहाँ पर चैनल की बात की जा रही है, और संदेश को भेजने से पहले उसका रखरखाव किस प्रकार किया जाता है। आपके ऑप्शन कौन कौन थे? प्रतिपुष्ट, तोड़ मरोड़, उपचार या फिर डिकोडिंग। तो चैनल में संदेश को भेजने से पहले दोस्तों उसका रखरखाव उपचार विधि के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? तो यह आपका ऑप्शन सही था। अगला हमारा 50 नंबर क्वेश्चन कौन था? कड़ी जो स्रोत को ग्राही के साथ जोड़ती है, ऐसी कौन सी जो कड़ी है स्रोत को ग्राही से। यहाँ पर किसकी बात किससे की जा रही है? तो स्रोत को ग्राही से जोड़ने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से विकल्प दिए गए थे? संदेश, संचार प्रभाव, चैनल या फिर उपचार। दोस्तों, चैनल एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक ऐसी कड़ी है जिसके द्वारा स्रोत को ग्राही के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या था? चैनल, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे ये ए आपका, ऐसे समझते हैं जैसे कि ये स्रोत हो गया और ये ग्राही हो गया। तो जो चैनल होता है ये इनको जोड़ने का कार्य करेगा दोस्तों, स्रोत को, और स्रोत को ग्राही के साथ जोड़ा जाता है चैनल के माध्यम से, जिसके माध्यम से श्रोता द्वारा कही गई बात को ग्राही तक पहुंचाया जाता है। जब श्रोता कोई बात कहता है, ठीक है, मान लेते हैं कोई बात कहेगा, तो यह अपना चैनल अपना इसमें अहम योगदान प्रदान करेगा और इसकी बात को ग्राही तक पहुंचाएगा। तो यहाँ तक हम सभी लोगों ने कवर किया था, अब हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है? निम्न में से कौन सा दृश्य प्रसाधन है? यह कहा जा रहा है कि कौन से ऑप्शन है जिसमें दृश्य प्रसाधन की बात की जा रही है। कठपुतली का प्रदर्शन, स्लाइड्स, नाटक या फिर बोलती गुड़िया। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? स्लाइड, बी आपका विकल्प सही हो जाएगा। जो स्लाइड है एक विजुअल ऐड है, कह सकते हैं कि दृश्य साधन है, ठीक है। बाकी बाकी की अगर बात की जाए, नाटक, बोलती गुड़िया और कठपुतली, ये सभी आइडियो विजुअल ऐड है, अर्थात दृश्य श्रव्य साधन है। कौन कौन से? तो दृश्य श्रव्य साधन है। तो नोट कर लेते हैं इधर, दृश्य श्रव्य साधन। इसको अगर इंग्लिश की बात की जाए, कभी कभी सीधे तौर पर इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है, आइडियो विजुअल ऐड, आइडियो विजुअल ऐड। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से, जैसे कि इसमें स्लाइड तो हम लोगों ने जान ही लिया कौन सा दृश्य प्रसाधन है। अच्छा, बाद में हम इसको एक पास भी नोट करा देंगे, ठीक है। तो बाकी का आपका बचा नाटक हो गए, नाटक, बोलती गुड़िया, नाटक हो गया, बोलती गुड़िया हो गया और कठपुतली का प्रदर्शन। ये सभी आपके आइडियो विजुअल ऐड में आ गए। अच्छा, साधन में जैसे कि श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, ये सभी इसके प्रकारों में शामिल हैं दोस्तों। तो खैर ये पढ़ेंगे, जब क्लासेस कर रहे होंगे तब पढ़ेंगे इसमें। अगला हमारा प्रश्न है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्ष में शुरू की गई थी। कहने का तात्पर्य है कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है इसकी शुरुआत कब करी गई। आपके विकल्प दिए गए, वर्ष 2015, वर्ष 2018, वर्ष 2016, वर्ष 2017। तो दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की अगर शुरुआत की बात की जाए, इसका आरंभिक वर्ष कौन सा रहा, तो 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। आपके ऑप्शन में 2015 दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ अतिरिक्त योजनाओं की अगर हम बात करें, सभी लोग कभी कभी पूरी डेट पूछ लेता है, कभी कभी सीधे वर्ष दे देता है। तो अगर वर्ष दिया गया इसमें तो 2015 हो जाएगा, अगर पूरी डेट दी गई होती तो उस हिसाब से सही हो जाएगा दोस्तों। उस हिसाब से आप सभी लोग टिक करते, ठीक है। खैर, अगर इसकी शुरुआती दौर की बात की जाए तो 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की बात की जाए,
जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई, तो 18 फरवरी 2016 को करी गई। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात की जाए तो 1 जुलाई 2015 को हो गई। अच्छा, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात की जाए तो 28 अगस्त 2014 को हुई, जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को हुई। तो नोट करते हैं, एक एक करके हम सभी लोग नोट करते हुए चलते हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो आपके विकल्प में ही दी गई, तो मैं इसकी डेट है इधर ही लिख दे रहा हूँ, 19 फरवरी 2015। ठीक है, अब इधर बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसकी शुरुआत कब हुई, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत दोस्तों 18 फरवरी 2016 को हुई। अगली हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अगर बात की जाए तो 1 जुलाई 2015 को की गई। ये दोस्तों बहुत पूछी गई है, 1 जुलाई 2015 को हुई। वहीं आगे बढ़ते हैं, अगर अगली अपनी महत्वपूर्ण योजना की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई, 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की जाए, प्रधानमंत्री अगर मुद्रा योजना की बात की जाए इसकी शुरुआत कब हुई, तो 8 अप्रैल 2015 को हुई। एक बार फिर से नजर डालते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक ही प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात की जाए तो 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की करें अगर हम सभी लोग तो 18 फरवरी 2016 को। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को, जबकि प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को आरंभ हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है, एगमार्क चिन्ह यूपी टीजी जो उत्तर प्रदेश के तहत पीजीटी का एग्जाम होने वाला है हुआ है दोस्तों वर्ष 2016 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है एगमार्क चिन्ह अंकित होता है संश्लिष्ट उत्पादन पर, कार्बनिक उत्पाद पर, कृषि उत्पाद पर या फिर औद्योगिक उत्पाद पर। तो ये एगमार्क है क्या, एगमार्क दोस्तों कृषि उत्पादों से संबंधित है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कृषि एवं पशु उत्पादन को जो कह सकते हैं कि इसका सरलीकरण करने के लिए कौन सी चीज़ें बेहतर हैं कौन सी नहीं है, उसमें वर्ष 1937 में कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एवं मार्किंग अधिनियम पास किया गया था। ठीक है, सीधे तौर पर यह भी पूछा जाता है कि एगमार्क अधिनियम कब पास किया गया था, या कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एवं मार्किंग अधिनियम कब पास किया गया, तो वर्ष 1937 में पास हुआ। इस कानून में वर्ष 1986 में संशोधन हुए कुछ, जो वर्ष 1937 में कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम को पास तो किया गया, परंतु इसमें वर्ष 1986 में संशोधन करे गए कुछ, जिसमें निर्यात करी जाने वाली 44 कृषि उपजों का श्रेणीकरण अनिवार्य कर दिया गया। जो हमारे देश से दोस्तों निर्यात करी जाती थी वस्तुएं, उसमें 44 कृषि उपजों का श्रेणीकरण अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, और वस्तुओं का जो कह सकते हैं स्टैंडर्ड निर्धारित करने के लिए नागपुर में एक केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला की स्थापना करी गई तथा 22 क्षेत्रीय प्रयोगशाला दोस्तों स्थापित हुई। तो एक हो गया आपका केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थापित हुई, वहीं 22 क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित की गई। ठीक है, और श्रेणीकृत वस्तुओं पर एगमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। तो इससे कई प्रश्न बन सकते हैं, ये तो हो गया, खैर इसके बारे में हमने बात करी। अब कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लेते हैं जिनसे अतिरिक्त प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये नोट करते हैं कि
आपका यह अधिनियम कृषि उत्पाद वाला कब पारित हुआ? कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम कब पास हुआ? तो वर्ष 1937 में पास हुआ। वर्ष 1937 में पास हुआ। उसमें वर्ष 1986 में संशोधन किया गया, हालांकि ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी आप समझ लीजिए, निर्यात करी जाने वाली जो करीब 44 कृषि उपजों का श्रेणीकरण अनिवार्य कर दिया गया। कभी कभी पूछा जाता है कि केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। केंद्रीय एग्मार्क केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नागपुर में स्थित है। यह नागपुर में स्थित है, ठीक है। और 22 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित हुई। श्रेणीकृत वस्तुओं पर करीब एग्मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। तो ये तो हो गया इस प्रश्न से संबंधित अन्य कुछ रिलेटेड चीज़ों पर हम लोगों ने बात करी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अच्छा दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे, चीज़ों को अच्छी तरीके से। जितना आपके लिए जरूरी वह प्रशिक्षण विधि जो प्रशिक्षार्थियों की प्रवृत्ति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वह प्रशिक्षण विधि कौन सी है जो प्रशिक्षार्थियों की प्रवृत्ति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जा सकती है? आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं? विधि प्रदर्शन, अध्ययन यात्राएं, गोष्ठी या फिर कार्यशाला। कौन कौन से? विकल्प ए आपका क्या कहता है? विधि प्रदर्शन। विकल्प बी कहता है अध्ययन यात्राएं, सी गोष्ठी या डी फिर कार्यशाला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अध्ययन यात्राएं हो जाएंगी। एक बार फिर से प्रश्न, थोड़ा प्रश्न कठिन है दोस्तों, इसको एक बार फिर से समझते हैं। ऐसी कौन सी प्रशिक्षण विधि है जो प्रशिक्षार्थियों की प्रवृत्ति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जा सकती है? कहने का तात्पर्य है जो विद्यार्थीगण हैं दोस्तों, उनकी जो प्रवृत्ति है उसको परिवर्तित करने में कौन सी चीज़ें बेहतर रह सकती हैं? तो आपके ऑप्शन दिए गए थे विधि प्रदर्शन, अध्ययन यात्राएं, गोष्ठी या फिर कार्यशालाएं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अध्ययन यात्राएं सही जवाब हो जाएगा। कैसे होगा अध्ययन यात्राएं सही जवाब, इस पर बात करते हैं। तो कह सकते हैं एक प्रकार से यह प्रभावशाली तरीका है शिक्षण विधि का। इसमें मान लेते हैं कि व्यक्ति है या बच्चे हैं संगठित होते हैं, ठीक है, समूह अपना बनाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? उन्नतशील क्रियाओं की महत्व को वस्तुस्थिति में देखना। जैसे आप सभी लोग कोई यात्रा करते हैं तो चीज़ों को अपनी आंखों से देखते हैं तथा उसको ऑब्जर्व करते हैं, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। वही कहने का तात्पर्य है कि अध्ययन यात्राएं जो भी हैं रिलेटेड, उसको किए जाने से चीज़ें बेहतर समझ में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक नवोन्मेषी कार्यक्रम जो इसका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात हो रही, इसका एक कौन सा एक ऐसा कार्यक्रम है जो कृषि में ग्रामीण युवाओं को बनाए रखने पर लक्षित है? आपके ऑप्शन दिए गए फार्मर्स फर्स्ट, स्टूडेंट रेडी, मेरा गांव मेरा गौरव या फिर आर्या। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्या इसका सही जवाब है। विकल्प डी इसका एक सही जवाब है। अच्छा, ये यूपी पीजीटी में जो 2016 में दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है। पहले तो हम सभी लोग इसका आर्या का फुल फॉर्म समझ लेते हैं, ये है क्या, ठीक है। आर्या कह सकते हैं कि अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म हो गया। और यह आईसीआर के द्वारा चलाई गई एक योजना है दोस्तों। इसमें होता क्या है? इसमें युवाओं को कृषि में रुचि पैदा कर कृषि को उन्नत कृषि में परिवर्तित किया गया। जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको एग्रीकल्चर के प्रति उसके अंतर्गत रुचि को जागृत किया गया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं दोस्तों, अगर हालिया कुछ आंकड़ों पर नज़र डाला जाए तो हमारे जो किसान भाइयों को प्रॉफिट काफ़ी कम हो रहा है, ठीक है। और प्राकृतिक आपदाओं या फिर कृत्रिम आपदाओं को चलते हम कह सकते हैं कि कुछ कृषि जो सेक्टर है कुछ खास ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो उसकी अपनी समस्याएं हैं। खैर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, जिससे हमारी जो भूमि है वो लगातार बंजर हो रही है, उसकी उर्वरशीलता काफ़ी कम हो रही है। ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। खैर अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यह आर्या दोस्तों आईसीआर के द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसका फुल फॉर्म अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर है।
इसमें युवा जो हमारी युवा पीढ़ी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के उसमें रुचि को जागृत किया गया और एग्रीकल्चर की उन्नति की जाए। ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत शामिल है। गांव के युवाओं को गांव में ही रोजगार दिया जाए जिससे वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही बने रहें, शहरों की ओर पलायन कम करें। ये सभी इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं। तो नोट करते हैं आर्या का फुल फॉर्म क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि अगर इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया तब आप क्या करेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिए। इसके द्वारा चलाई गई है, तो आईसीआर के द्वारा चलाई गई है। हालांकि प्रश्न में भी दिया है किंतु मैं यहाँ नोट भी किए दे रहा हूँ। आईसीआर के द्वारा संचालित आईसीआर के द्वारा संचालित है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एग्रीकल्चर सेक्टर में युवा पीढ़ी में रुचि जागृत करना, गांव में रोजगार दिलाना, गांव में रोजगार दिलाना, कृषि में रुचि पैदा करना, यह इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल है। खैर आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी स्कीम ग्रामीण युवाओं के रोजगार कार्यक्रम का साधन है? कह रहा है कि कौन सी एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण युवाओं के रोजगार का साधन है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि कितनी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का साधन है। खैर इसकी गहराई में न जाते हुए अपने प्रश्न पर हम सभी लोग ध्यान देते हैं। NREP आपके ऑप्शन दिए गए कौन कौन से? NREP, IRDP, DPAP, या फिर उपरोक्त सभी। तो एक बार हम कह सकते हैं कि जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं हमारी केंद्र सरकार के द्वारा फिर या फिर राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार करी जाती हैं और ग्रामीण कह सकते हैं ग्रामीण युवाओं को रोजगार कार्यक्रम प्रदान करना, ये सभी इसका मुख्य केंद्र बिंदु होते हैं। अच्छा, जब आप सभी लोग जानते होंगे मनरेगा के बारे में, तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। ये कितना एक रोजगार परक अभियान है। कह सकते हैं कि काफ़ी लाखों लोगों को इसके अंतर्गत रोजगार दिया जाता है, जो कि अपने आप में एक बेहतर रोजगार अभियान भी है। अपने प्रश्न पर हम सभी लोग नज़र डालते हैं, तो इसके अंतर्गत इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अब हम सभी लोग एक एक करके योजना को समझते हैं। यहाँ पर दिया गया, अच्छा कभी कभी क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में आपको दे दिया जाता है और इसका आरंभिक वर्ष पूछ लिया जाता है, या कभी कभी आपको शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम सभी लोग एक एक करके सभी को समझेंगे। पहले समझ लेते हैं, फिर नोट करते हैं, फिर एक बार समझ लेंगे ताकि आप सभी लोगों को आसानी से याद हो जाए। खैर NREP की बात करें तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। NREP क्या हो जाएगा? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए कब किया गया, तो वर्ष 1980 में इसको शुरुआत किया गया ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की उत्पत्ति के लिए ही। IRDP की बात की जाए तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट हो गया। इसको तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी अगर आरंभिक वर्ष की बात की जाए तो वर्ष 1978 में यह इसकी शुरुआत करी गई थी दोस्तों। इसका यह एक स्वयं रोजगार कार्यक्रम था। अच्छा, मान लेते हैं आपसे कई बार पूछा जाए कि विकल्प दे करके पूछ लिया जाए कि स्वयं रोजगार का भाग कौन सा है या किस योजना का भाग है, तो आप IRDP को टिक कर सकते हैं। खैर DPAP की अगर बात करें, यह प्रोग्राम सूखा प्रभावित क्षेत्रों में शुरुआत की गई थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि DPAP जो योजना है यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए इसको दोस्तों लाया गया था। और ट्राइसेम तो बहुत कह सकते हैं बेहतर रोजगार अभियान रहा है दोस्तों, जिसमें ग्रामीण
युवकों को रोजगार के लिए बड़े कार्यक्रमों में यह शामिल था। खैर अपने प्रश्न पर बात करते हैं। पहले इधर नोट कर लेते हैं। पहला हमारा कौन सा है? NREP। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल रूरल डेवलपमेंट, नहीं सॉरी दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट होगा, ई दिया हुआ है, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये हो गया आपका NREP। और इसका शुरुआत इसकी कब की गई? तो वर्ष 1980 में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा है? IRDP। इसकी शुरुआत कब हुई? वर्ष 1978 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हो गया आपका IRDP। अगला आपका कौन है? DPAP। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध सूखा प्रभावित क्षेत्रों से है। तो ये होगी कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें जो आपके विकल्प में दी गई है। उन सब पर हमने एक एक करके बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। व्यवहार के तत्व कौन कौन से? 57 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से विकल्प हैं कि जो व्यवहार है इसके तत्व कौन कौन से? आपके यह वर्ष 2011 में PGT में पूछा गया। ज्ञान एवं शिक्षा, कार्यकुशलता एवं अभिवृत्ति। व्यवहार के अंतर्गत किसको शामिल किया गया? ज्ञान एवं शिक्षा को, या फिर कार्यकुशलता एवं आपकी जो अभिवृत्ति है उसको, अभिवृत्ति एवं आकांक्षा, या ज्ञान अभिवृत्ति एवं कार्यकुशलता को? तो अगर बात की जाए व्यवहार के तत्वों को दोस्तों, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ज्ञान, अभिवृत्ति एवं कार्यकुशलता, ये सभी व्यवहार के तत्व के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो एक व्यक्ति के व्यवहार के अंतर्गत ज्ञान, अभिवृत्ति, कार्यकुशलता को शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संचार का साधन समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? कह रहा है कि कौन से ऐसे संचार के साधन हैं जिनको समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? रेडियो, व्यक्तिगत पत्र, समाचार पत्र, या फिर परिचालित पत्र। यह भी 2011 में PGT के एग्जाम में पूछा गया है। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत पत्र इसका सही जवाब हो जाएगा कि नहीं, संचार का साधन है जो समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मान लेते हैं रेडियो, तो रेडियो एक व्यक्ति विशेष भी सुन सकता है और कई समुदाय के लोग भी सुन सकते हैं। कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र जो होता है काफ़ी व्यापक होता है। ठीक है, और व्यक्तिगत पत्र में क्या होगा? व्यक्तिगत पत्र में मान लेते हैं कोई दो व्यक्ति हैं, ए ने कोई लेटर लिखा बी को, ठीक है, तो ये व्यक्तिगत पत्र हो गया। इसमें क्या होगा? इसमें कोई बहुत सारे लोग इसको बैठ के नहीं पढ़ेंगे। व्यक्तिगत पत्र का तात्पर्य है कि आप जिसको लिख रहे हैं उसी के नाम का पत्र होगा और वही व्यक्ति इसको पढ़ेगा। समाचार पत्र, समाचार पत्र कोई एक व्यक्ति विशेष भी पढ़ सकता है और बाकी सामूहिक रूप से इसका भी इस्तेमाल होता है और काफ़ी व्यापक लेवल पर कोई एक व्यक्ति विशेष को नहीं खरीदता। ठीक है, कह सकते हैं सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सामान्यतः संचार का तात्पर्य है क्या? एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति या संस्था को सूचना या संदेश प्रेषण करने की प्रक्रिया है। संचार की प्रक्रिया में सहायक कौन कौन से होते हैं? जो जो चीज़ें सहायक होती हैं उसको दोस्तों संचार के साधन कहा जाता है। तो संचार के साधन कौन से हो गए? रेडियो हो गए, समाचार पत्र, ये सभी क्या हैं? संचार के साधन हो गए। व्यक्तिगत पत्र संचार का साधन समुदाय के लिए प्रयोग दोस्तों नहीं होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जो किसी नई तकनीक को सबसे अंत में ग्रहण करता है कहलाता है। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी नई तकनीक को
वह व्यक्ति जो किसी नई तकनीकी को सबसे अंत में ग्रहण करता है क्या कहलाता है। यहाँ पर बात की जा रही है अंत में ग्रहण करने की, यह भी ध्यान देने वाली बात। पहली बात तो किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए आप सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़िए कि वो पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर अंत में पूछ रहा है जो किसी नई तकनीक को सबसे अंत में ग्रहण करता है क्या कहलाता है। अग्रग्राही, अनतग्राही, या फिर शीघ्रग्राही या विलंबग्राही। तो दोस्तों इसको विलंबग्राही कहा जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विलंबग्राही, लेट एडाप्टर। लेट एडाप्टर हो जाएगा। वह व्यक्ति जो किसी नई तकनीक को सबसे अंत में ग्रहण करता है क्या कहलाता है, विलंबग्राही कहलाता है। ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न 60 नंबर, फार्म योजना। जो आपकी फार्म योजना है उसमें फार्म बजटिंग, क्रॉपिंग पैटर्न या टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस या इनमें से कोई नहीं है क्या। फार्म योजना में क्या होता है, फार्म योजना में फार्म दोस्तों एक बजटिंग है, यह फार्म बजटिंग का प्रक्रिया है। यह कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसको याद रखिए आप सभी लोग। फार्म योजना में क्या होता है, फार्म बजटिंग होता है, जिसमें योजना प्राकृतिक संसाधनों एवं आर्थिक कारकों के आधार पर बनाई जाती है। किसके आधार पर बनाई जाएगी, ये प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या फिर आर्थिक कारक, इन सब के आधार पर कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रख, आप कोई भी योजना, अगर किसी भी योजना को चला रहे हैं या आप कुछ भी कोई कार्य आरंभ करने जा रहे हैं, तो पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर, उपलब्ध संसाधनों पर, आज चीज़ों पर विचार करेंगे, तभी आप किसी योजना को लागू कर पाएंगे। हालांकि कोई योजना बनाना, उसको लागू करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। तो फार्म योजना में फार्म बजटिंग शामिल होती है, जिसमें प्राकृतिक संसाधन है उसके आर्थिक कारकों के आधार पर बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला। यहाँ पर बात की जा रही है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, कब खोला गया। तो आपके ऑप्शन कौन कौन से दिए गए दोस्तों, वर्ष 1972, वर्ष 1980, वर्ष 1975 या फिर वर्ष 1969। तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया था। एक साथ 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करी गई थी। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर में करी गई, वहीं हरियाणा के भिवानी में, राजस्थान में क्या कहाँ की गई, जयपुर में, पश्चिम बंगाल के मालदा में इन बैंकों की स्थापना करी गई थी। तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला, 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को खुला। ठीक है। कितनी की गई, 5 ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। पांच ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। कहाँ की गई, उसको नोट करते हैं। जो जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए दोस्तों, तो यूपी में मुरादाबाद और गोरखपुर में किया गया। मुरादाबाद कामा गोरखपुर, यूपी में मुरादाबाद और गोरखपुर में, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर। और पश्चिम बंगाल में मालदा। यहाँ पर इनकी स्थापना की गई। तो एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला, तो 2 अक्टूबर वर्ष 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। एक साथ 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। अगर क्षेत्रवार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और गोरखपुर में, वहीं हरियाणा के दोस्तों भिवानी, राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल के मालदा में इन बैंकों की स्थापना करी गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नबार्डा का मुख्य कार्य क्या है, कृषकों को ऋण देना या फिर कृषि अनुसंधान, कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना या फिर कृषि का विकास करना। तो इसमें से कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों,
कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना एक नबार्डा का मुख्य कार्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। हम सभी लोग अगले लेक्चर में नाबार्ड से शुरू करेंगे और नाबार्ड से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पहले बात करेंगे, तब आगे की ओर हम सभी लोग बढ़ेंगे, क्योंकि इससे लेकर के अलग अलग समय पर अलग अलग एग्जाम्स में प्रश्न आए हैं दोस्तों। कई तरह के प्रश्न देखने को भी मिलते हैं, तो इस पर एक कल हम सभी लोग अगले लेक्चर में विस्तार से बात करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।